वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी चैप्टर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। ये 3 पार्ट में कराए जाएंगे। तो पहले पार्ट में 1 to 20 लगभग क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर इसके बाद 20 to 40 अगले पार्ट में कराए जाएंगे, फिर इसके बाद रेस्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से 3 पार्ट में ये चैप्टर 2 हमारा, जो कि वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की, जिसमें इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन इत्यादि टॉपिक इंक्लूडेड हैं। इस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लाइट इज, प्रकाश है, लाइट इज ऑप्शन 1 फोटान, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो लाइट यानी लाइट प्रकाश के बारे में हम जानते हैं। लाइट को फोटान कहा किन्होंने? मैक्स प्लैंक अपनी क्वांटम थियरी में इन्होंने लाइट को फोटान कहा, और साथ ही साथ मैक्सवेल साइंटिस्ट, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी यानी प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। तो इस तरह से ये दोनों साइंटिस्टों द्वारा इन दोनों की जो विचारधाराएं थी, फोटान और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया। तो इसलिए ये फोटान हमारा डुअल नेचर का हो गया। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस फोटान को कभी भी, लाइट को कभी फोटान यानी कण रूप में मान लेते हैं, जो कि क्वांटम पार्टिकल है, और साथ ही साथ कभी अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस तरह से जो फोटान होता है उसकी एनर्जी h न्यू, एक फोटान की एनर्जी h न्यू। तो इससे कम की फोटान पॉसिबल नहीं है, यानी इससे कम मात्रा में लाइट निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फोटान कहलाता है। फोटान के इंटीग्रल मल्टीपल यानी फोटान के पूर्ण गुणित रूप में ही लाइट निकलेगी, अदरवाइज लाइट नहीं निकलेगी। तो h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, जिसको हम 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो h की वैल्यू जो होती है 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होती है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है फोटान की एनर्जी या ऊर्जा। तो इस तरह से E का दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, E = h न्यू, या न्यू को हम लिखेंगे c/λ। तो इस तरह से ये c स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और लैम्डा हो गई वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तो इस तरह से ये हमारा जो फोटान है वो इतनी एनर्जी रखता है, h न्यू के बराबर एनर्जी रखता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है साथ में। तो फोटान विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारा लाइट चलता है, और ये ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस तरह से प्रकाश हमारा लाइट, फोटान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों होता है, दोनों नेचर का। तो इसलिए इसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर कोहेरेंट लाइट सोर्सेस? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑप्शंस इसमें है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ बट वेरिएबल फेज डिफरेंस, यानी समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य परंतु परिवर्ती कलांतर। तो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो परिवर्ती नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य तथा नियत कलांतर। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ये ऑप्शन बी हमारा सही है। लेकिन और ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो चूंकि ए इनकरेक्ट है इसलिए सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, यानी लाइट, जो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस यानी समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य और नियत कलांतर वाले होते हैं। इसी क्वेश्चन 2 से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा है, सारे ऑप्शंस वही हैं। व्हाट आर इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस
यानी कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ बट वेरिएबल फेज डिफरेंस, यानी समान आवृत्ति समान तरंग दैर्घ्य परंतु परिवर्ती कलांतर। तो ये हमारे इनकोहेरेंट सोर्स इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल फेज डिफरेंस यानी परिवर्ती कलांतर इसमें होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेरिएबल फेज डिफरेंस। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई और वेवलेंथ डिफरेंट हो गया दो प्रकाश स्रोतों के बीच में, तो उनके बीच में सर्टेनली वेरिएबल फेज डिफरेंस ही होगी। तो उस तरह से वो इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस भी होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, वेवलेंथ भी सेम हो गया, बट वेरिएबल फेज डिफरेंस है, तब भी हमारे जो सोर्सेस होते हैं वो इनकोहेरेंट यानी कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। यहाँ आ का डिफरेंस है, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत ये कहलाते हैं। तो इस तरह से कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स डिफाइन होते हैं हमारे। विड्थ ऑफ प्रिंसिपल और सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन, विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई होती है। तो जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में हम सबसे बीच वाली जो फ्रिंज होती है उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा या मुख्य उच्चिष्ठ कहते हैं। ये स्क्रीन के सेंटर पर बनती है। तो इस तरह से विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई, ये डिफाइंड होती है। जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो स्क्रीन के सेंटर पर बनता होता है डिफ्रैक्शन में। और फिर ये हमारा जो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद यानी सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा होते हैं। तो इधर भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और इधर भी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंसेस है उसी को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। तो दो जो हमारे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहे हैं उनके बीच की दूरी को हम सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई W0 कहते हैं। और जो विड्थ होती है ये हमारी 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी होती है। तो ये दो गुना होती है अन्य सारी फ्रिंजों की अपेक्षा। सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा दो गुना चौड़ाई का होता है, तो इसलिए ये 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी। हमारे इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आता था वो d लैम्डा अपान स्मॉल डी आता था। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई है वो 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी, दो गुना हो गई। इसको हम W0 से लिखते हैं, W0 ये हो गया। क्यों इसकी डबल होती है? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, जितनी चौड़ाई का इधर बनता है स्क्रीन के राइट साइड में, उतनी ही चौड़ाई का स्क्रीन के लेफ्ट साइड में बनता है। इसलिए इसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है। और बाकी सारी जो फ्रिंजेस बनती हैं हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न में, मैक्सिमा या मिनिमा, अब सबकी चौड़ाई वो d लैम्डा अपान स्मॉल डी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन इज, यानी विवर्तन में द्वितीयक उच्चिष्ठों की चौड़ाई क्या होती है? द्वितीयक उच्चिष्ठ सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई हमारी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई दो गुना होती है अन्य फ्रिंजों की अपेक्षा। तो 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं वो हमारे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके दोनों ओर बनते हैं। तो जो फर्स्ट मिनिमा है उसके जस्ट बगल में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं। ये हमारे सेकेंडरी मैक्सिमा हो गए। इधर भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों तरफ सेकेंडरी मैक्सिमा हो गए। और इनकी जो चौड़ाई है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, वो दो क्रमागत सेकेंडरी मिनिमा के बीच की दूरी को हम, जैसे ये हमारा सेकेंडरी मिनिमा है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। दो क्रमागत सेकेंडरी मिनिमा के बीच की दूरी हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई कहलाती है। तो ये हमारी जो होती है ये जस्ट आधी होती है प्रिंसिपल मैक्सिमा की। तो सेकेंडरी जितने भी हमारे सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की आधी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की आधी होती है। तो इस तरह से d लैम्डा अपान स्मॉल डी ये सही आंसर है। तो W हमारा हो गया d लैम्डा अपान स्मॉल डी, W0 ये 2d लैम्डा अपान
स्मॉल डी। तो इस तरह से ये विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा और ये विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों है। क्वेश्चन 6, डज डिफ्रैक्शन नीड्स टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस? क्या विवर्तन में दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है? डज डिफ्रैक्शन नीड्स टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस? तो डिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल हम जानते हैं। डिफ्रैक्शन में एक सिंगल लाइट सोर्स ही यूज होता है और जब हमारी लाइट स्लिट से बाहर निकलती है तो स्लिट एज ए वेव फ्रंट काम करता है, तो वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं को के निकलने के कारण हमारा डिफ्रैक्शन या विवर्तन होता है। तो इस तरह से डिफ्रैक्शन में दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस यूज करने का कोई सेंस नहीं, बिल्कुल यूज नहीं किए जाते हैं। तो आंसर यस, नो, दिस इज नॉट आंसर, नो यही आंसर है। तो डिफ्रैक्शन में दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये बस सिंगल लाइट सोर्स से डिफ्रैक्शन अचीव किया जाता है बाई सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डज इंटरफेरेंस नीड्स टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस? क्या व्यतिकरण में दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो आंसर इंटरफेरेंस में हम बेसिक जो नेसेसिटी है हमारी कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की ही आवश्यकता होती है। दो या अधिक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हमें हमेशा चाहिए। तो आंसर यस, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आंसर ए सही है। तो व्यतिकरण में हमेशा दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है। इंटरफेरेंस नीड्स ऑलवेज टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन इंटरफेरेंस विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज, यानी व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई दो क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई और दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और जो चौड़ाइयां आती हैं वो सेम ही आती हैं। तो इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस समान चौड़ाई की बनती हैं। तो ये आंसर है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। जब दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की दूरी हमारी स्मॉल डी होती है। स्मॉल डी दो स्लिट जो यूज होती हैं S1 और S2, यानी दो कोहेरेंट सोर्सेस, इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल डी। तब हम जो फ्रिंज विड्थ लिखते हैं डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये हमारी फ्रिंज विड्थ होती है। यही फ्रिंज विड्थ होती है डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा की और प्रिंसिपल मैक्सिमा की इसकी जस्ट डबल हो जाती है। ये फ्रिंज चौड़ाई का ऑर्डर हो गया या मैक्सिमा मिनिमा का चौड़ाई का ऑर्डर हो गया। बाकी और कोई ऑर्डर या और कोई हमारी जो है विड्थ नहीं होती। क्वेश्चन 9, इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, पहला ऑप्शन डिफरेंट, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन लाइट यूज्ड, प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर नहीं करता। इंटेंसिटी और समान यानी सेम, तो सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता हमारी समान होती है। तो ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी सही है। इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम। इंडिविजुअल इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर? प्रयुक्त प्रकाश की इंटेंसिटी पर, यानी इनपुट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन सभी ब्राइट फ्रिंजेस की तीव्रता जो है वो एक दूसरे के समान होती है या सेम होती है। तो इसमें हम सेम ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये समान होती है। कोई भी ब्राइट फ्रिंज असमान तीव्रता की नहीं होती है। जबकि डिफ्रैक्शन में सभी ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता यानी सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा, इन सब की तीव्रताएं अलग अलग होती हैं। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस में यानी व्यतिकरण में इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, यानी व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता आपस में समान होती है।
और साथ ही साथ इंटरफेरेंस में हमारे पास एक और कंट्रोलिंग है कि हम जो डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता है यानी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता उसको जीरो कर सकते हैं, उसको जीरो अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरफेरेंस में हम डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता जीरो अचीव कर सकते हैं जब हमारे दोनों जो कोहेरेंट सोर्स हैं उनकी एम्पलीट्यूड सेम हो जाए या इंटेंसिटी सेम हो जाए, A1 इक्वल टू A2 या I1 इक्वल टू I2 ये सेम हो जाए, तभी I मिनिमम यानी जो डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता होती है वो सेम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। 10 क्वेश्चन, इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेकेंडरी मिनिमा और डार्क फ्रिंजेस, यानी विवर्तन में सभी द्वितीयक निम्निष्ठ या अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता होती है। तो निम्निष्ठ की पूछी जा रही, मिनिमा यहां मैक्सिमा का नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए विशेष ध्यान देंगे। इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेकेंडरी मिनिमा ऑफ या डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता, ये डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता डिफरेंट तो मिनिमम इंटेंसिटी नहीं होती, डिफरेंट केवल मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो डिफ्रैक्शन में सभी जो हमारे मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता अलग अलग होती है, जबकि मिनिमा यानी निम्निष्ठों की जो तीव्रता है वो एक दूसरे के समान होती है, सेम होती है। तो ये सेम ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फॉर फोटॉन व्हिच इज करेक्ट, फॉर फोटॉन व्हिच इज करेक्ट वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, या फोटानों के लिए क्या सत्य है, कौन सा ऑप्शन सही है जहां न्यू फोटान की आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है। तो पहला ऑप्शन 3h न्यू बाई 2, दूसरा ऑप्शन 3h न्यू बाई 4, तीसरा ऑप्शन 3h न्यू, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फोटान के बारे में हम जानते हैं, फोटान्स आर क्वांटाइज्ड, यानी फोटान का क्वांटमीकरण होता है। तो फोटानों की संख्या 0 हो सकती है, या 1 फोटान हो सकता है, या 2 फोटान हो सकता है किसी भी लाइट में, 3 फोटान। तो फोटानों की संख्या एग्जैक्टली मल्टीपल होती है, पूर्ण गुणित हो जाएगी, यानी NH न्यू, जहां N 0, 1, 2 से लेके कोई भी पूर्णांक या इंटीजर होता है, तो N की वैल्यू इंटीजर है। तो इस तरह से हमने बीच की सारी वैल्यूज गायब कर दी। 0 से 1 h न्यू फोटान के बीच में कोई फोटान नहीं होता है, तो 0 या h न्यू। इसी तरह से h न्यू और 2 h न्यू के बीच में कोई फोटान नहीं होता, इसी को हम क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फोटानों की संख्या आगे बढ़ रही है, इसको क्वांटाइजेशन या फोटान का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस तरह से ये हमारा ए ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 3/2 h न्यू है, यानी हमारे 1.5 फोटान एग्जिस्ट नहीं करते। 3/4 h न्यू, 3/4 h न्यू यानी 3/4 फोटान, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, इनके बीच में कुछ नहीं है, और इनके बीच में कोई फोटान एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए 3h न्यू यही करेक्ट ऑप्शन है, यही फोटान एग्जिस्ट करेगा। तो फोटानों के क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन के कारण हमारे फोटान्स स्टेप वाइज एग्जिस्ट करते हैं, इसी को हम क्वांटाइजेशन या क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे हमारी सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां भी क्वांटाइज्ड हैं, हम या तो पहली सीढ़ी पर रहेंगे या दूसरी पर या तीसरी पर। इसी तरह से फोटानों की संख्या भी क्वांटाइज्ड होती है, फोटान भी क्वांटाइज्ड होते हैं, या तो 0 फोटान होंगे, या 1 फोटान होंगे, या 2 फोटान, या 3 फोटान। इसी तरह से इंटीजर यानी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन क्या है, फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन क्या है, द्वि अपवर्तन क्या है। ऑप्शंस, 2 रे कंबाइन इनटू 1 रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल, यानी 2 किरणें एक क्रिस्टल से अपवर्तित होकर एक किरण में बदल जाती है, तो ये रॉन्ग आंसर है। 1 रे स्प्लिट इनटू 2 रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल, यानी एक किरण क्रिस्टल से अपवर्तित होकर 2 किरणों में विभक्त हो जाती है, तो यही आंसर सही है। बोथ ऑफ एबव, चूंकि ए रॉन्ग है इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। नन ऑफ एबव, चूंकि बी करेक्ट हो गया इसलिए डी के करेक्ट होने का सवाल ही नहीं। तो हम जब क्रिस्टल पर लाइट डालते हैं, क्वार्ट्ज, टूरमलीन या निकोल प्रिज्म,
तो इसमें जो हमारी लाइट जाती है, एक रे इंसिडेंट होती है प्रकाश की, और ये क्रिस्टल में जाते ही 2 रे में टूट जाती है। तो ये हमारी 1 रे 2 रे में टूटकर बाहर निकल रही है। तो एक रे का 2 रे में टूट जाना ही डबल रिफ्रैक्शन या द्वि अपवर्तन कहलाता है थ्रू दिस क्रिस्टल। और जो खास बात होती है कि हमारी जो ये रे होती है इनपुट रे, वो अनपोलराइज्ड होती है, और जो यानी अध्रुवित प्रकाश होता है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है यानी डबल रिफ्रैक्शन से 2 लाइटें प्रोड्यूस होती हैं, दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। एक को हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं, साधारण प्रकाश, ओ से लिखते हैं, और दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण प्रकाश या असाधारण किरण कहते हैं। तो ऑर्डिनरी रे साधारण किरण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे असाधारण किरण हमारे डबल रिफ्रैक्शन यानी द्वि अपवर्तन से ये जनरेट होती हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी क्रिस्टल पर टूरमलीन क्वार्ट्ज या कैल्साइट क्रिस्टल पर डाली जाती है, तो वो जो रे डाली जा रही है वो 2 किरणों में विभक्त हो जाती है, यानी उसका रिफ्रैक्शन 2 किरणों के रूप में होता है, जिसमें से एक ऑर्डिनरी साधारण किरण होती है, दूसरी असाधारण किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस तरह से इन 2 किरणों में विभक्त हो जाने के कारण हम इसको डबल रिफ्रैक्शन द्वि अपवर्तन कहते हैं। ऑर्डिनरी रे प्रकाश से संबंधित सभी नियमों का पालन करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रकाश से संबंधित कुछ नियमों को पालन नहीं करती है, तो इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे रखा गया है, असाधारण किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइज्ड इज यूज्ड फॉर, यानी पोलराइड का उपयोग किया जाता है प्रोड्यूसिंग अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। तो जो हमारे पोलराइड होते हैं, पोलराइड ऐसी डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस बनाई गई है जिस पर हम अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश डालें तो अध्रुवित प्रकाश, और आउटपुट में ये ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की ये युक्ति हो गई हमारी पोलराइड, या ये जो पोलराइड है ये समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट उत्पन्न करता है आउटपुट में। तो ये ऑप्शन बी सही है, प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन नहीं सही होगा, डी ऑप्शन भी नहीं सही है। तो इस तरह से पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाउ मेनी स्लिट्स आर यूज्ड इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यानी यंग के व्यतिकरण प्रयोग में कितनी स्लिटों का प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी स्लिट्स आर यूज्ड इन यंग डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट, यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो यंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसका पूरा टाइटल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसी से हमें पता लग जाना चाहिए कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 2 स्लिटों की सहायता से किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका सीधा सा आंसर है 2 स्लिट्स आर यूज्ड इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। उसको हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का द्वि स्लिट प्रयोग कहते हैं। तो इस तरह से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स आर यूज्ड, जो कि हमारे कोहेरेंट सोर्स यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स के या कला संबद्ध प्रकाश की तरह काम करते हैं। एक्चुअल में एक ही स्लिट यानी एक स्लिट से इल्यूमिनेट किए जाते हैं ये, और 2 स्लिट से हमारा लाइट निकलकर ये आगे इसका इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन इज एक्सप्लेन बाय टेकिंग लाइट एज, यानी ध्रुवण की घटना की व्याख्या प्रकाश को क्या मानकर की जाती है। तो ऑप्शंस इसमें है लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो जो लाइट होती है उसको इनिशियली लॉन्गिट्यूडनल वेव माना गया था, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग मानकर हम लाइट से संबंधित किसी भी घटना को यानी ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी, तो इसलिए लाइट को हम ट्रांसवर्स वेव लेकर और इसकी ध्रुवण की व्याख्या की जाने लगी,
और हम ये जानते ही हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें चूंकि सब ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए ये हमारी जो लाइट है यानी प्रकाश ध्रुवण के लिए ट्रांसवर्स मानी गई, जो कि एक्चुअल में ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ ही होती है। तो लाइट हमारी एक्चुअली ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में चलती है, और साथ ही साथ लाइट फोटान कण भी है। ये डुअल नेचर ऑफ लाइट है। तो यहाँ क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, व्हाट इज ब्रूवेस्टर्स लॉ? ब्रूवेस्टर का नियम क्या है? ब्रूवेस्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोलराइजेशन की घटना यानी समतल ध्रुवित प्रकाश इन्होंने प्राप्त किया बाई रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन द्वारा ध्रुवण को प्राप्त किया। और इन्होंने जो प्राप्त किया उसमें जो इक्वेशन मिलता है ध्रुवण कोण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के लिए, वो होता है म्यू इक्वल टू tan IP। इस फार्मूले को सब लोग याद कर लेंगे। ये म्यू इक्वल टू tan IP यही ब्रूवेस्टर का नियम है। ब्रूवेस्टर ने tan IP यानी पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इसके बीच में एक रिलेशन दिया है। इसको हम कहते हैं ब्रूवेस्टर्स लॉ यानी ब्रूवेस्टर का नियम। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्लास प्लेट लिया ब्रूवेस्टर ने और ये इसका नॉर्मल हो गया। इस पे किसी खास एंगल पर इन्होंने लाइट इंसिडेंट की। इस खास एंगल पर लाइट इंसिडेंट करने पर इन्होंने क्या देखा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यानी परावर्तित प्रकाश, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो इस तरह से लाइट इनको प्राप्त हुई। अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रिफ्लेक्शन के बाद हो गई। तो इस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को इन्होंने कहा पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवण कोण। तो ये भी एंगल tan ये एंगल IP है। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के नियम से, परावर्तन के नियम से दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो ये IP इक्वल टू IP। तो इस तरह से दोनों एंगल IP हो गए और ये हमारी जो लाइट मिली ये प्लेन पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश होती है या कहलाती है। तो इन्होंने जो लॉ दिया इसमें ब्रूवेस्टर ने, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी ग्लास प्लेट का है। तो ग्लास प्लेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और पोलराइजिंग एंगल इनके बीच में जो रिलेशन है म्यू इक्वल टू tan IP, इसी रिलेशन को हम कहते हैं ब्रूवेस्टर्स लॉ या ब्रूवेस्टर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, देन व्हाट विल बी पोलराइजिंग एंगल IP। यानी यदि कांच का अपवर्तनांक √3 है तो ध्रुवण कोण IP की गणना कीजिए। तो हम ब्रूवेस्टर लॉ का फार्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, म्यू इक्वल टू tan IP पोलराइजिंग एंगल है। तो यहां म्यू दिया गया है √3, तो IP कितना हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू रख देंगे हम tan इनवर्स √3। म्यू इक्वल टू √3 है, यहां कांच का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू √3। तो इस तरह से IP इक्वल टू tan इनवर्स म्यू यानी tan इनवर्स √3। हम जानते हैं tan इनवर्स √3 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से IP हमारा पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री आ गया और ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी। यदि प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगी। तो इस तरह से उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है ब्रूवेस्टर्स लॉ पे आधारित। तो यदि प्रकाश की किरण हमारी क्या है, पोलराइजिंग एंगल IP पर फॉल कर रही है किसी सरफेस पर यानी ग्लास प्लेट पर, तो जो हमारी परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, तो उसके बारे में हम देख चुके हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ये फिनोमिना होती है। तो जो प्रकाश का ध्रुवण है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा यानी परावर्तन के द्वारा हो रहा है, और जो परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड लाइट वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये जो आउटपुट में हमारा निकल रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित किरण, ये प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस तरह से ब्रूवेस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें
जो इंसिडेंट लाइट है यानी अब हमारी आपतित किरण वो क्या है, किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित किरण ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित होती है और इसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं और म्यू और आईपी के बीच में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 10 आईपी। इस रिलेशन को ब्रूस्टर का नियम या ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है या है? पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है पार्टिकल नेचर कण प्रवृत्ति, वेव नेचर तरंग प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ एबव या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पार्टिकल नेचर भी होता है जिसको हम फोटान कहते हैं, प्रकाश का ये पार्टिकल नेचर हो गया। वेव नेचर प्रकाश हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, वेव नेचर हो गया। तो ए बी दोनों सही हो गए। तो इस तरह से बोथ ऑफ एबव ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ए बी लगाने के बजाय हम बोथ ऑफ एबव लगाएंगे क्योंकि वन ही ऑप्शन चूज करना होता है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा बोथ ऑफ एबव हो गया। तो इस तरह से ए बी दोनों साथ नहीं लगाकर हम बोथ ऑफ एबव यानी उपरोक्त दोनों लगाएंगे। तो इसमें ए बी दोनों इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से ये ड्वेल नेचर ऑफ लाइट हो गया। तो प्रकाश हमारा कभी कभी कण फोटान की भांति, कभी तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से ड्वेल नेचर ऑफ लाइट इज पार्टिकल नेचर फोटान, वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोथ आर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड यानी लेंस की क्षमता मापी जाती है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो कि जबकि फोकल लेंथ मीटर में यूज हो तो हमारा पावर ऑफ लेंस ये कहलाता है डायोप्टर में। तो इस तरह से जो पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर है। तो मीटर सेंटीमीटर ये रॉन्ग आंसर हो गए, डायोप्टर करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी के करेक्ट होने का सवाल ही नहीं, ये रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही है, 20 का सी। डायोप्टर हमारे लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में ही मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की क्षमता सदैव होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ऑफ एबव और नन ऑफ एबव। तो हम पावर ऑफ लेंस का फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, भी नेगेटिव होगी। इस तरह से चूंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर स्मॉल एफ लिखा जा रहा है, स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ ही है, कैपिटल एफ कभी नहीं लिखेंगे। कैपिटल एफ पॉइंट ए बी सी डी इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में जो हमारी दूरियां हैं वो स्मॉल में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, स्मॉल लेटर से ही लेंस के केस में किया जाता है। तो स्मॉल एफ फोकल लेंथ के लिए यूज किया जाता है। तो हमारी जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए इसकी पावर क्या होगी, ये भी सदैव धनात्मक होगी, यानी पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव या धनात्मक होती है। तो इस एमसीक्यू के हम लास्ट ऑप्शन पर पहुंचते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज यानी अवतल लेंस की क्षमता सदैव होती है। तो हमने उत्तल लेंस की क्षमता देखी, अब इस क्वेश्चन में हम अवतल लेंस की क्षमता देखते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस की जो अवतल लेंस की यानी कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज निगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ के निगेटिव होने के कारण कॉनकेव लेंस की जो पावर है ये भी ऑलवेज निगेटिव होगी। तो ये बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है।